नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 543 में से 190 लोकसभा सीटों पर मतदान ऑलरेडी हो चुका है, शुरू के 2 चरणों में, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। जो शेष 5 चरणों का मतदान होना है, मई में 4 दौर का मतदान होगा और 1 जून को अंतिम दौर का होगा। 1 जून को वैसे एग्जिट पोल और तमाम दूसरी चीज़ें भी आनी शुरू हो जाएँगी, पता लग जाएगा कि भारत के मतदाताओं के मन में क्या है। लेकिन भारत में जो इस समय चुनाव लड़ने वाली पक्ष-विपक्ष की पार्टियाँ हैं और उनके नेता हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, सोशल मीडिया पर जो सक्रिय उनके लिए जो आधुनिक टूल हैं, उनके ज़रिए जो लाठियाँ भाँज रहे हैं, उनके मन में क्या है? ये तो कुछ हद तक हमें आपको पता चल ही गया है। जो शुरू के 2 चरणों के मतदान हुए हैं, उसके बाद विपक्ष के नेताओं की टिप्पणियाँ कैसी रही हैं, इसके अलावा इनके लिए जो सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय रहते हैं, उनका टोन क्या था और वो किस तरह के दावे कर रहे थे, ज़रा याद करिए। इन सब का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को इन 2 चरणों के मतदान में बहुत बड़ा झटका लग गया है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं या ऐसे हिंदू-मुस्लिम के मुद्दे आगे ला रहे हैं ताकि मतदाताओं में थोड़ी-सी गर्मी पैदा की जा सके और उनको मतदान केंद्रों तक किसी तरीके से लाया जा सके। मतलब एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश हो रही थी, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का मतदाता तो अपने घरों से बाहर निकल नहीं रहा है या वो तो छुट्टियाँ मनाने के लिए परिवार के साथ हिल स्टेशंस पर या दूसरे डेस्टिनेशंस पर चला गया है। और जो मोदी विरोधी हैं, यानी जो मुस्लिम हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं या अलग-अलग राज्यों में जो दूसरे दलों के समर्थक हैं, वो तो पूरा जी-जान लगा कर के जैसे मतदान कर रहे हैं। ये एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और ये जो टैक्टिस है, ये कोई पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं अपनाई जा रही है। इससे पहले भी आप याद करिए जो प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव हुए हैं, हम 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ले लें, उससे पहले 2019 में भी जो शुरू के 2 चरण थे, 3 चरण थे, उनमें जिस तरह की एक हवा बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी तो गई और मोदी तो गए। इससे पहले भी 2017 उत्तर प्रदेश, अलग-अलग राज्यों में भी यही पश्चिम बंगाल से लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण चुनाव आप याद करें या समझें, उसमें यही हवा बनाने की कोशिश देश के भीतर भी और देश के बाहर भी जो मोदी विरोधी, भारतीय जनता पार्टी विरोधी ताकतें हैं, वो करती रही हैं। ये एक टैक्टिस होती है, ये एक रणनीति होती है कि किसी तरीके से वो जिस चश्मे से मतदाताओं को पूरे सीन को दिखाना चाहते हैं, उस चश्मे से किसी तरीके से लोग देखना शुरू कर दें और उनकी बातों में आ जाएँ। इस बार भी यही हुआ। 2 चरणों के मतदान के बाद इन्होंने दावे करने शुरू कर दिए कि साहब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो गए। इस बार तो लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। वस्तु स्थिति क्या है? दोनों ही तरफ जो मोदी के विरोधी हैं और जो मोदी के समर्थक हैं, वो दोनों ही कुछ ऐसे वीडियोग्राफ मतदान के, कुछ ऐसे फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि जैसे एक खास वर्ग, एक खास समुदाय के लोग ही
लाइनों में लगे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए साहब कि अगर आप मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाकर के फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे, तो वहाँ तो उन्हीं की वेशभूषा पहने हुए मतदाता आपको दिखाई देंगे, महिलाएँ दिखाई देंगी बुर्के में और पुरुष दिखाई देंगे, उनका अपना पहनावा, जिसके बारे में हमें कुछ और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके फ़ोटोग्राफ अगर डालेंगे आप सोशल मीडिया मंचों पर, तो लोगों में तो यही मैसेज जाएगा, जैसे ये ही मतदान कर रहे हैं और जो मोदी के सपोर्टर हैं, वो तो मतदान ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस तरह की हरकत करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वो मोदी समर्थक एरिया के मतदाताओं के क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ क्यों देखी है उन्होंने? उनके फ़ोटोग्राफ उन्होंने लिए हैं, वो डाले हैं क्या कभी सोशल मीडिया मंचों पर? ये टैक्टिस एक्चुअल में जानबूझ करके अपनाई जाती है कुछ लोगों के द्वारा। बहरहाल मैं आज उस विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं ये जो पृष्ठभूमि बता रहा था, वो केवल इसलिए बता रहा था कि अगर शुरू के 2 चरणों में जो 190 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ है, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को, उसमें वाक़ई अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतदान हुआ है, तो फिर इनको ये बताना चाहिए कि किसके पक्ष में हुआ है। बहरहाल, अगर वाक़ई नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतदान हुआ था, तो फिर ये डर्टी वीडियो पॉलिटिक्स अपनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर 2 चरणों में आपको लग रहा है कि हमारे समर्थन में मतदान हो रहा है, इंडी अलायंस के समर्थन में मतदान हो रहा है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतदान हो रहा है, भाजपा के खिलाफ मतदान हो रहा है, तो ये डर्टी वीडियो पॉलिटिक्स क्यों शुरू की गई? और कौन-सी 2-3 घटनाओं का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, उसमें दम है, तथ्य है। पहला जो कर्नाटक के अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एचडी देवगौड़ा, उनके कुमारस्वामी से जो दूसरे बेटे हैं, उनके बारे में और उनके बेटे के बारे में, रेवन्ना के बारे में, जो वीडियो सामने आई हैं, हज़ारों वीडियो सामने आई हैं और ये महिलाओं का शोषण किस तरीके से उन्होंने किया है, इस इस पर जो है कांग्रेस और दूसरे दलों ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं, सवाल उठने भी चाहिए। जिन्होंने भी महिलाओं की गरिमा के साथ, उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है, उसको मैक्सिमम सज़ा दी जानी चाहिए। कोई भी ऐसे व्यक्ति का बचाव कर नहीं सकता है, नैतिक-अनैतिकता की बात तो छोड़ ही दीजिए। जितनी सख्त सज़ा ऐसे लोगों को मिले, वो मिलनी चाहिए, दिलाई जानी चाहिए। सारी ताकतों को उसमें एकजुट होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए और कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जानी चाहिए। एक्शन होते हुए दिखना चाहिए, सज़ा होते हुए दिखनी चाहिए। लेकिन ये सवाल जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया कि ये सब जो कर्मकांड हो रहे थे, ये किस दौर में हो रहे थे और इसको अब चुनाव के ठीक समय ही 2 चरणों का मतदान होने के बाद ही, यानी वीडियो और ये पूरा प्रकरण अभी क्यों सामने लाया गया? तो कांग्रेस के नेता बगले झाँक रहे हैं। इसका कारण मैं बताता हूँ। ये जितने वीडियो हैं, जितनी बेशर्मी और जितने ये कर्मकांड हुए हैं, ये पिछले 5 साल के बताए जा रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का जो गठबंधन है, वो तो लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले हुआ है। इससे पहले जेडीएस कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ ही वो गठबंधन में रही है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जिस समय आप जेडीएस के साथ, देवगौड़ा के साथ गठबंधन में थे, उस समय अगर ये सारी घटनाएँ हुई हैं,
तो क्या आप सो रहे थे? और ये सब घटनाएं होते हुए भी आपने 2019 में इसी रेवन्ना का, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विदेश भाग गया है वो कार्रवाई के डर से, इसी को आपने समर्थन देकर के चुनाव लड़वाया था और जितवाया भी था। नंबर 2, इस समय भी कर्नाटक में आपकी ही सरकार है, आपका ही मुख्यमंत्री है। ये पता लग रहा है कि करीब 3 महीने पहले ये वीडियो कांग्रेस के एक सीनियर नेता को हैंडओवर किए गए थे और रेवन्ना के जो ड्राइवर थे, उन्होंने ये पेन ड्राइव जिसमें वीडियो थी, गंदी वीडियो थी, और वो 3 महीने पहले हैंडओवर कर दी थी। अगर वाक़ई ये सच है, तो 3 महीने से तो आपकी सरकार वहाँ है ना, 3 महीने से भी अब तो ज़्यादा समय हो गया है। कर्नाटक में कब विधानसभा चुनाव हुए थे? तो आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? एक सही समय का इंतज़ार क्यों किया? जैसे मणिपुर की महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई थी, उनको नेक्ड किया गया, उनको घुमाया गया, उनके साथ रेप किया गया। 70 दिन पुरानी घटना का वीडियो इन्होंने तब जारी किया जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, उससे ठीक 1 दिन पहले। तो क्या महिलाओं के प्रति आपकी सेंसिटिविटी का स्तर ये है कि जब आप देखेंगे कि 2 चरणों में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब समर्थन मिल रहा है, खूब वोट मिल रहा है, उनकी बातों पर, उनकी बातों का लोगों पर असर हो रहा है और आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो अचानक आप ऐसी वीडियो और ऐसा प्रकरण सामने लेकर के आएँगे, तो आपके ऊपर सवाल खड़ा होगा। एक द वायर से जुड़ी हुई आरफा खानम शेरवानी मोदी विरोध के लिए जानी जाती है और एक पूरा इकोसिस्टम का, ये लुटियन मीडिया का एक पूरा गिरोह है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही ताल ठोकता रहता है। लेकिन इस प्रकरण पर उन्होंने, जो कांग्रेस के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे एक बड़ा तीखा सवाल पूछ लिया। और क्या सवाल पूछा है, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई जवाब नहीं था। ज़रा सुन लीजिए उन्होंने क्या सवाल पूछा है, अगर आप तक ठीक से आवाज़ पहुँच गई तो। हैरानी की बात यह है कि स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट के ही किसी एयरपोर्ट से ये व्यक्ति निकला होगा। 5 साल से इस तरह की घिनौनी हरकत में ये इन्वॉल्व था कि खुद इतना परवर्टेड था कि अपने वीडियोस खुद बनाता था अपने ऊपर औरतों को फोर्स करने के दौरान। आपकी सरकार ने, पुलिस ने क्यों जाने दिया? मुझे तो उसका डिटेल मालूम नहीं है। देखो, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा है। जी हाँ, तो वही बीजेपी बोल रहा हूँ जेडीएस ना, का जॉइंट कैंडिडेट तो है। ये जो है, ये सारी चीजें हैं। और इलेक्शन कमीशन में भी एक ये भी देखना चाहिए था, कैंडिडेट किधर जाता, कहाँ रहता, कहाँ पैसे लाता, ये भी इलेक्शन कमीशन देखना चाहिए। इस वक्त तो पूरा इलेक्शन कमीशन एक्टिव होता ना, इंटेलिजेंस भी एक्टिव होती, सेंट्रल इंटेलिजेंस। और यहाँ पर जब जा रहा है तो हाँ, तो उसको पासपोर्ट देख के तो रोकना चाहिए था। सीधा सवाल पूछा गया था कि वहाँ आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, क्यों नहीं रोका गया जब वो विदेश जा रहा था? मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जवाब नहीं है। तो टाइमिंग इसकी देखिए, अपराध बेहद गंभीर है, मैं पहले कह चुका हूँ कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किस टाइम ये वीडियो और ये प्रकरण सामने लेकर के आया गया और क्यों लेकर के आया गया, ये एक गंभीर प्रश्न है, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। दूसरा प्रकरण, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इधर अपनी जनसभाओं में संबोधित करते हुए ये प्रकरण उठाया है, और क्यों उठाया है, क्यों उठाना पड़ा है, इसकी वजह भी षड्यंत्र हैं। हम तो ये पहले से कह रहे थे कि टूल किट धीरे-धीरे सामने निकल कर के आएगी। देश के भीतर भी और देश के बाहर भी ऐसी बहुत सारी ताकतें बैठी हैं, जो नहीं चाहती हैं कि
तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करें। और ये इन्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। राहुल गांधी तो लंदन और अमेरिका में कह ही चुके हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस दिखाने की ज़रूरत है। किस दम पर वो ये बात कहते रहे हैं, और अभी भी उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत गए और बाद में इन्होंने संविधान में संशोधन किया या संविधान बदला, तो देश में आग लग जाएगी। किसी भी नेशनल पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति को, नेता को इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन ये तो ऐसे सज्जन हैं कि सोचते ही नहीं हैं। जो मन में आता है वो कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है अभी, जरा उसको सुन लेते हैं और फिर इस प्रकरण पर आते हैं जिसमें 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक। 2 गुजरात से हुई हैं, जिनमें एक कांग्रेस के विधायक का पीए है, एक आम आदमी पार्टी का एक जिले का अध्यक्ष है। 2 गिरफ्तारियां यहां से हुई हैं। एक गिरफ्तारी हिमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस ने असम में की है, वो भी कांग्रेस का ही है। तो ये जो अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ करके, उसमें एडिटिंग करके और वायरल करने की कोशिश की गई, जिसमें जो आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनकी भी भूमिका है। उन्होंने तो अपने ऑफिशियल अकाउंट से उसको जारी कर दिया, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस इश्यू कर दिया है कि जिस डिवाइस से आपने ये फेक वीडियो जारी किया है, वायरल किया है, वो डिवाइस लेकर के आइए। लैपटॉप भी, मोबाइल फ़ोन भी, जो भी जहाँ जिससे भी किया है। और 1 मई को उनको दिल्ली तलब किया है। झेप मिटाने के लिए या अपनी अकड़ दिखाने के लिए ज़रूर वो ये कह रहे हैं कि साहब ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, इनकम टैक्स विभाग के ज़रिए अब तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश करते रहे, अब दिल्ली पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, हम डरते नहीं हैं। लेकिन अगर आपने एक फेक अपने आधिकारिक अकाउंट से जारी किया है, सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की है, तो जवाबदेही तो आपकी भी बनती है, आप भले ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अब तक, एक असम में गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम खुद बताया था वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि ये रितोम सिंह है, और ये कांग्रेस का जो सोशल मीडिया सेल है, ये उसको देखता है। तो वो अमित शाह का वीडियो वायरल करने और संभवतः उसमें कुछ फुटपेच करके जारी करने में इन्वॉल्वमेंट है उसका। रितोम सिंह, अहमदाबाद का जो साइबर क्राइम टीम है, उसने 2 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक तो जिग्नेश वाणी जो एमएलए हैं इस समय कांग्रेस के, उसका पीए है सतीश वरसोला, और दूसरा आम आदमी पार्टी का दाहोद का जिला अध्यक्ष है, इसका नाम आरबी बारिया है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसकी जानकारी भी दी गई है। ये तो एक सोशल अकाउंट है, उस पर दी गई है, और ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का एक ट्विटर अकाउंट है, उसके द्वारा दी गई है। ये दोनों गिरफ्तार किए गए गुजरात से, एक असम से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस ने तलब कर लिया है कि आप आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए साहब। यहाँ की जो साइबर क्राइम टीम है उसने, और ये इसलिए कि गृह मंत्रालय ने भी शिकायत दर्ज कराई, भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकायत दर्ज कराई कि आरक्षण को लेकर के ओबीसी को, एससी को, एसटी को, जिसमें
फैब्रिकेटेड तरीके से ये कह दिया गया कि साहब अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम संविधान संशोधन करके इनका आरक्षण बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। जबकि उन्होंने 2023 के तेलंगाना के चुनाव के समय वहां ये कहा था कि जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है धर्म के आधार पर, हम वो खत्म कर देंगे हम जब सत्ता में आएंगे। तो इससे कितना गलत मैसेज जा रहा था लोगों में, कितना असंतोष पैदा हो सकता था, दंगे फसाद हो सकते थे, अफरा तफरी का माहौल हो सकता था, सामाजिक तनाव हो सकता था, देश किस दिशा में बढ़ सकता था, इसका भी अंदाजा इन लोगों ने नहीं लगाया। सिर्फ और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि देश के गृह मंत्री के वीडियो के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको आप जारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, जरा वो सुनते हैं एक बार। इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं। और इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सातारा की पवित्र धरती से देशवासियों को कहना चाहता हूं, मीडिया के मेरे साथियों को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पर आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। उसको फॉरवर्ड करने से पहले सोचिए कहीं वो आपका भी नुकसान कर देगी, क्योंकि कानून बहुत कड़क है और मैं नहीं चाहता हूं कि निर्दोष नागरिक इसके शिकार हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने आखिर में ये कहा है कि कानून बहुत कड़क है, बहुत सख्त है, और मैं नहीं चाहता कि जो निर्दोष लोग हैं, जो कहीं से भी कोई वीडियो आता है और उसको बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए, क्रॉस चेक किए फॉरवर्ड कर देते हैं, ये ना करें, क्योंकि आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेक वीडियो, एडिटेड वीडियो जारी करके उनको बदनाम किया जाए, उनकी छवि खराब की जाए। अमित शाह यानी ये दोनों शीर्ष नेता बीजेपी के, इनकी जो लीडरशिप है, जो इन पर लोगों को भरोसा है, वो भरोसा किसी तरीके से डिगाया जाए, खत्म किया जाए, और उसका फायदा उठा करके किसी तरीके से इनको बहुमत से पहले रोका जाए। और ये साजिश प्रधानमंत्री भी समय रहते समझ चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी समझ चुके हैं, और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर के गुजरात, असम, तमाम राज्यों की पुलिस और जो साइबर सेल हैं, वो सक्रिय हो गई हैं। कल भी दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है और उसमें आगे के लिए रणनीति बनाई गई है। बहुत सारे अकाउंट्स पर नज़र रखी जा रही है। खास तौर से कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं, उन पर नज़र रखी जा रही है। और किसके इशारे पर ये खेल हुआ था, यानी अमित शाह के वीडियो को एडिट करके फैलाने का,
वहां तक उसकी गर्दन तक भी जांच एजेंसियां पहुंचेंगी, ये बिल्कुल तय मान लीजिए। क्योंकि जो सख्त रुख इस समय प्रधानमंत्री का है, उससे बिल्कुल स्पष्ट संकेत हैं कि अब एक्शन होगा। बहुत हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर के कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।